नमस्कार दोस्तों, स्पिरिट ट्रैक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की वो क्या विशेषताएं हैं जो दुनिया के सभी संविधानों से अलग दायरा रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अनुसार हम लोग ये इंडेक्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की पहले विशेषता, जैसा आपको पता है, सबसे लंबा लिखित संविधान। जैसा आपको पता है, भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, यानी जो पहला लिखित संविधान जो स्टार्ट हुआ था वो अमेरिका का है। ठीक, यानी संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी पहला लिखित संविधान और अलिखित। अलिखित में ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, जैसा आपको पता होगा, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। वहाँ संसद जो पास करती है वो राजा को मानना पड़ता है। यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से जब 1949 में भारतीय संविधान को जब अंगीकृत किया गया था, उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और इस समय 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट विशेषता हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि जो भारतीय संविधान जिस समय लिखा गया था, उस समय दुनिया के जो लिखने वाले संविधान वाले लिखने वाले जो थे, उस समय दुनिया के अलग अलग संविधानों से गहन अध्ययन करने के बाद से जो अच्छे विचार थे उसमें भारतीय संविधान में लिया गया। यानी कि भारतीय संविधान जो है अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई संविधानों और भारतीय शासन अधिनियम 1935, मूल रूप से भारत संविधान का ही आधार माना जाता है। 1935 भारत शासन अधिनियम की उपबंधों के लिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक, यानी कि विभिन्न संविधानों के जो अच्छे विचार थे उसमें लिया गया भारतीय संविधान में। ठीक, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा विशेषता जो है हमारा नम्यता और अनम्यता का समन्वयन। दोस्तों, नम्यता और अनम्यता का समन्वयन हमारा कठोर और लचीला से है। यानी कि भारतीय संविधान ना ही तो कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। दोस्तों, कठोर और लचीला का मतलब भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया में है। यानी भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया ना ही ज़्यादा कठोर बनाई गई है, ज़्यादा ना लचीला बनाई गई है। यानी जो संविधान को नम्रता और अनम्यता की दृष्टि से वर्णित किया गया है, कठोर या अन्य संविधानों से माना जाता है। जिसमें संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया होती है, उसे क्या माना जाता है? कठोर माना जाता है। यानी जो संविधान संशोधन प्रक्रिया विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है। ठीक, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। ठीक, यानी कि अमेरिकी संविधान किस प्रकार की संविधान है? विशेष प्रकार के संविधान है, यानी कठोर संविधान है। लचीला या नम्य संविधान वो कहलाता है जिस संविधान संशोधन प्रक्रिया हल्की हो, जैसे विशेष साधारण बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा होता है, तो उसे हम लचीला कह सकते हैं। यानी कि भारतीय जो संविधान है ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान, यानी कि लचीला संविधान। ठीक, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं हम अपना। एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत एक संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य सरकार यानी विधायिका, कार्यपालिका समय समन्वय में बैठा है, यानी संघीय व्यवस्था है। तो जो भारत का संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनी आदि। लेकिन भारतीय संविधान में जो है एकात्मा की ओर ज़्यादा झुकाव दिया गया है। एकात्मा को मतलब केंद्र की ओर, यानी संघीय सरकार, जो केंद्र का जो सरकार होगा वो सभी जो मिला के उस पर भारी होगा, यानी कि एकात्मा की ओर झुकाव दिया गया है। यानी भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता की ओर गैर संघीय लक्षण विद्यमान है। जैसे सशक्त केंद्र मजबूत होता है, जैसे सभी राज्यों से ज़्यादा केंद्र को मजबूत बनाया गया है। तो ये सभी क्या होता है? एकात्म संघीय व्यवस्था एकात्मा की ओर झुकाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। दोस्तों, सरकार का संसदीय स्वरूप। दोस्तों, जैसा पता होगा कि भारतीय संविधान संसदीय स्वरूप है, जो हमारा इंग्लैंड से लिया गया संसदीय स्वरूप। जैसे संसद होते हैं, संसद क्या हो, संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी भारतीय संविधान में अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया, ब्रिटेन का संसदीय तंत्र को अपनाया गया।
इसका तहत इसका मतलब यह है कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जब तक विधायिका में और संतुलन बना रहेगा, कार्यपालिका उसी अनुसार अपना काम करेगी। यानी जबकि अधिष्ठित प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत, यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान है वो अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक। यानी कि उसमें प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक। लेकिन भारतीय संविधान क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति अपना समन्वय, यानी कि अब उसी के अनुसार अपना काम करती है। ये होता है सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं हम दोस्तों, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की सर्वोच्चता मतलब, यानी कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता जैसा कि पता होता है कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो हमारा अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायिका यानी कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद से हाई कोर्ट है, उसके बाद से जिला अधीनस्थ न्यायालय है। और संसदीय संप्रभुता में क्या सबसे बड़ा कौन है, राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह अपनाया गया है। यानी कि ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है और ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। यानी कि इसको संप्रभुता दी गई है अलग अलग। यानी कि भारतीय संप्रभुता है ब्रिटिश संसद से लिया गया है संविधान की, सॉरी संसद की। और जो न्याय की जो सर्वोच्चता है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक। दोस्तों सातवां जो विशेषता है हमारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जो न्यायपालिका है एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी कि एक ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी ये किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है, ये अपने आप में खुद स्वतंत्र है। यानी कि किसी के खिलाफ कोई भी अपना निर्णय सुना सकती है। यानी जो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत और स्वतंत्र होने के साथ, यानी स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। उसके बाद से राज्यों में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। फिर उसके बाद से राज्यों में जो जिला न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। फिर उसके बाद से जो दीवानी कोर्ट वगैरह होते हैं, एसडीएम कोर्ट होते हैं, न्याय कोर्ट होता है। फिर उसके बाद से अपना अलग अलग कोर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट विशेषता हमारा है मौलिक अधिकार। दोस्तों जैसा कि भारतीय संविधान में तीसरे भाग में जो 6 मौलिक अधिकारों को दिए, इस समय तो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो फंडामेंटल्स राइट हैं वो हमारे जो फंडामेंटल्स राइट अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। इस समय हमारा जो 6 जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आपातकाल की स्थिति में ये सभी मौलिक अधिकार को ख़त्म हो सकता है बशर्ते अनुच्छेद 19 को छोड़ के, ठीक। तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं इसमें संविधान संशोधन नहीं किया सकता। यानी कि अपना परमानेंट है, यानी कि इसको संविधान संशोधन के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो मौलिक अधिकार है इसमें संविधान संशोधन के तहत इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक। तो आइए दोस्तों समझते हैं कौन कौन से, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में बताया गया, अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में। और जो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में बताया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 32 बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहे थे, क्योंकि इसके तहत क्या होता है, जो मूल अधिकारों के तहत हनन करने पर सीधे वो, यानी जो जितने भी मौलिक अधिकारों के हनन करने पे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक अपना प्रस्ताव रख सकता है, ठीक। तो ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। यानी मौलिक अधिकार जो होता है एक अपने आप में एक परमानेंट यानी कि अस्थाई है, जिसमें संविधान संशोधन के तहत इसमें खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। बशर्ते 19 आपातकाल के समय 19 बस रहता है, बाकी सब इसको नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। जब हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग मत था देश के प्रति, कैसे मतलब उसको नीति अच्छा बनाया जा सकता है। इसके लिए अपने अलग दार्शनिकों ने अपना अलग अलग मत दिया और इसी को भारतीय संविधान में एक अलग से भाग बनाया गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में इसको कहा गया, ठीक। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के 14 भाग में किया गया। इसे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया था। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो कहा गया उसमें भाग 4 में कि सरकार जो यानी संविधान बनने के बाद सरकार इस पे जनता के प्रति अपना नैतिक व्यवस्था अपनाने के लिए
इसको लागू करेगी, या अलग अलग जो योजनाएं हैं जो जो लोगों के प्रति अच्छे जो देखभाल के लिए, उनके उचित रखरखाव के लिए जो अपना अलग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना बनाएगी, ये होता है राज्य के नीति सिद्धांत में सब कहा गया। इसके लिए हम राज्य की नीति 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी सामाजिक नीति सिद्धांत और गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। यानी सामाजिक जो सामाजिक लोग, यानी कि सबके लिए जो मतलब हम समाज के लिए अपना अलग एक योजना बनाएंगे जिससे तहत लोगों का भलाई हो सके, तो हमारा राज्य नीति सिद्धांत में लागू किया गया। दोस्तों एक होता है गांधीवादी सिद्धांत, जो डॉक्टर महात्मा गांधी जी का जो जो विचार था उसको संविधान में गांधीवादी का सिद्धांत कहा गया। इसके तहत गांधी जी का यह सोचना था कि जैसे हमारे ग्राम पंचायतों, यानी बिना ग्राम के भारत का विकास नहीं हो सकता, इसीलिए ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। और तीसरा होता है उदार बौद्धिक काल, जो हमारे लोगों के प्रति जो बौद्धिक अपना उदार होता है, इसके तहत अपना सरकार अपना योजना बनाएगी। इसके तहत राज्य के नीति सिद्धांत को अलग से बनाया गया। ठीक, तो ये होता है नीति सिद्धांत तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला विशेषता है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के पूर्व में मौलिक कर्तव्य को नहीं लिखा गया था, यानी संविधान लिखने वाले मौलिक कर्तव्य को नहीं लिखे थे। इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल, जिसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे आंतरिक आपातकाल चला था। इंदिरा गांधी का शासन था 1975। उस समय हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया इसको, मौलिक कर्तव्य को। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर लोग मतलब जोड़ देना चाहिए। ठीक, तो हमारा 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। जो अगला हमारा भारतीय संविधान की विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्ष राज्य का पहचान होता है। यानी कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी विशेष धर्म को, भारत के धर्म को की मान्यता नहीं देता, यानी भारत कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों को दर्शाते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 1942 में। ठीक, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किसी व्यक्ति को कानून के समझ समान समझा जाएगा और उससे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का लिंग, धर्म, जाति भेदभाव के आधार पर इसको अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये तो हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है। ठीक, हमारा 12 यानी कि जो विशेषता है, हमारा अगला विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान यानी विधानसभा और लोकसभा में जो वयस्क यानी मत देने का अधिकार हो, वयस्क को अपनाया गया, वयस्क मतदान को अपनाया गया। यानी कम से कम मतदान करने की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, और उसे किसी धर्म, जाति या लिंग, साक्षरता या अथवा संपदा किसी भी प्रकार का भेदभाव को नहीं अपना, यानी भेदभाव को नहीं रखा जा सकता। यानी कि हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से भारत का नागरिकता है वो अपना चुनाव में मत दे सकता है। दोस्तों 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो पहले 21 वर्ष हुआ करता था उसको 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि हर वो व्यक्ति अपना एक ही मत, वयस्क मत 18 वर्ष ऊपर है, अपना एक वोट, अपना एक मत दे सकता है। ठीक, ये हो गया सार्वभौम वयस्क मताधिकार। जो हमारा अगला विशेषता है एकल नागरिकता। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाली है। जो भारतीय संविधान की विशेषता है यानी फेडरल है, यानी 2 लक्षण, एकल व संघीय है। यानी जैसा पता है कि एकल व संघीय यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो फेडरल सिस्टम है भारतीय संविधान में चलता है, लेकिन फिर भी इसमें सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान मतलब सिंगल एक नागरिकता है, केवल हम भारतीय हैं, यानी कि हम मान लो हम उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरा एक भारत का है, तो हमें केवल एक ही नागरिकता मिलेगी, यानी कि हम केवल भारतीय हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों
अमेरिका में ऐसा संविधान नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता एक मतलब ये कि अमेरिका में मान लो इस समय 51 राज्य हैं। 51 राज्य में अलग अलग राज्यों से मिलकर एक संघ बना है जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। उसमें क्या होता है, पहला तो एक राज्य का नागरिकता होता है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का नागरिकता। पूरा एक संघ का नागरिकता और उसके बाद से एक राज्य का नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक दोस्तों, अमेरिका का जो सिस्टम होता है वो संघ यानी कि संघ है, वो कभी भी अलग अलग राज्य जो हैं अपना अलग अलग राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान क्या है, यूनियन है। यूनियन यानी संघ, संघीय राज्य है, फेडरल नहीं है। उसमें भारतीय संविधान चाह कभी अलग अलग राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। ठीक, यानी हमारी जो नागरिकता है सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, केवल हम भारतीय हैं। स्वतंत्र निकाय दोस्तों, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी करता है। स्वतंत्र निकाय का मतलब जो हमारे यहाँ जितने भी विभाग जो बने हैं यानी कि स्वतंत्र हैं, यानी कि अपने आप में कोई भी अपना काम करने के लिए वो स्वतंत्र है। जैसे चुनाव कराने के लिए जो हमारा विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग बना है, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय मतलब अपना चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वो अपना चुनाव निष्पक्ष रूप से करा सकता है, जिससे हम स्वतंत्र निकाय फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्र निकाय हैं, विभाग हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो अगला हमारा जो विशेषता है, आपातकालीन प्रावधान। दोस्तों, आपातकालीन की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। ठीक, इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा। संविधान का देश लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान जैसे जर्मनी से लिया गया है भारतीय संविधान में, इसके तहत 3 प्रावधानों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो हमारे राज्य में लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत, और एक होता है अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल जो हमारा वित्तीय आर्थिक संकट के समय लगाया जाता है। ठीक, तो अभी तक तो अभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है इंडिया में, यानी कि 3 आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, जो इंदिरा गांधी के समय लगा था, और अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य की सरकारें अपना मतलब काम अच्छा से नहीं कर पाती है, विफल हो जाता है, तो उसमें लगाया जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, आर्थिक संकट में लगाया जाता है, यानी कि आर्थिक संकट के समय जब देश जूझ रहा था उसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अगला हम विशेषता देख लेते हैं त्रिस्तरीय सरकार। दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार का मतलब ये होता है जैसे 2 सरकार तो आप जानते होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी तीसरा सरकार जो होता है स्थानीय सरकार, जिसे हम तीनों को मिलाकर त्रिस्तरीय सरकार कह सकते हैं। जैसे 2 सरकार जैसे केंद्र और राज्य तो पता होगा भारतीय संविधान में, लेकिन जो तीसरा जो सरकार होता है यानी कि लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमारे ऊपर जो शासन स्थानीय शासन है उसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट। तो ये तीनों मिला क्या होता है, त्रिस्तरीय सरकार हो गया, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार, तीनों मिला के त्रिस्तरीय सरकार हो गया। दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार का जो गठन किया गया था वो 1992 में किया गया था, जिसके तहत नगर पंचायत और नगर पालिका को जोड़ा गया। अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत को जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका को जोड़ा गया। ठीक, तो इसके तहत नगर पंचायत 73वें संविधान संशोधन जो होता है वो पंचायत को जोड़ा गया। ठीक, तो इसके तहत पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया स्थानीय सरकार को चलाने के लिए। स्थानीय सरकार जो शहर, कस्बा, गांव वो होते हैं उसको स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो उसके लिए जो 73वें संशोधन में 3 त्रिस्तरीय पंचायत को अपनाया गया पंचायती राज में, यानी कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। और जो 74वें संविधान संशोधन जो था, यानी कि जो शहर की जो स्थानीय सरकार थी उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, यानी कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक, तो ये हमारा होता है। ठीक, तो यानी कि हमारा त्रिस्तरीय सरकार आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक केंद्र सरकार यानी और दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा जो होती है जो स्थानीय यानी शहर और गांव का जो लोकल गवर्नमेंट चलाने वाला जो सरकार होती है उसे स्थानीय सरकार बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा त्रिस्तरीय सरकार। दोस्तों, जो त्रिस्तरीय सरकार यानी कि 3 स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। ठीक है, यानी त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।